हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी मौर्य एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन का पार्ट 4, जिसमें हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन के एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं उन सब के टॉपिक्स को डीपली डिस्कस करेंगे एंड जो भी शॉर्ट नोट्स रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स और बनाए हैं, वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें हमें ये जो 3 टर्म्स है ना, इनको थोड़ा समझना है एंड इसके ऊपर ना डायरेक्टली शॉर्ट नोट आता है 5 मार्क का एंड वो हर बार पूछा ही जाता है। या तो इसका डाइटरी मैनेजमेंट पूछ लेते हैं या इनमें से कोई दो दो पूछ लेंगे या तीनों ही आ जाते हैं। सो दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनको समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है ना, वो चीज़ वर्ड के मीनिंग में ही छुपा होता है। पेप्टिक पेप्टिक से हमने क्या पढ़ा है, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन कहाँ होता है, स्टमक में। एंड अल्सर वी ऑल नो, ठीक है, अल्सर लाइक सोर्स बेसिकली, जिसको हिंदी में हम छाले बोलते हैं। ठीक है, सो पेप्टिक अल्सर है समथिंग कि जब बॉडी में मतलब स्टमक में एक्चुअली ओपन पोर्स बन जाते हैं। पेप्टिक अल्सर इज ओपन पोर्स दैट डेवलप ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम ड्यूडेनम और जिसको हम ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। अगर स्टमक में हो तो गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू इरोजन बाय पेप्सिन और स्टमक एसिड। ठीक है, या तो पेप्सिन या स्टमक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इरोजन हो रहा है उसका, जिस कारण से स्टमक में या ड्यूडेनम में उसकी जो इनर लाइनिंग है वहाँ पर सोर्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। अब ये क्यों हो रहे हैं, सबसे पहला रीज़न तो इसका बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन होता है हीलियोबैक्टर पाइलोरी का। ठीक है, सेकंड इज लॉन्ग टर्म NSAID यूज, इट इज अ काइंड ऑफ ड्रग। ठीक है, देन स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, दीज ऑल आर फैक्टर्स जो कि पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं। अब इसके सिम्टम्स की कैसे पता चलेगा कि पेप्टिक अल्सर है किसी पर्सन को, तो स्टमक में बर्निंग पेन सेंसेशन फील होगा, नोजिया होगा, ब्लोटिंग होगा, स्टूल्स में ब्लीडिंग हो सकता है या ब्लैक कलर डिफरेंट कलर स्टूल पास ऑन हो सकता है। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब बात करते हैं इसके डाइटरी मैनेजमेंट के। सो डाइटरी मैनेजमेंट में रिकमेंडेशन हम देखेंगे कि हम क्या रिकमेंड करेंगे और क्यों करेंगे, उसके पीछे भी थोड़ा सा मीनिंग समझ लेंगे। इसको आप लिखते वक्त ना अच्छे से लिख पाओगे। सबसे पहला है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील शुड बी गिवन। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा ना, एसिड बिल्डअप नहीं होगा। बार बार स्टमक में अगर फूड रहेगा तो स्टमक एम्प्टी नहीं होगा, तो जो भी अगर एसिड रिलीज हो रहा है ना, उस एसिड को एक्ट ऑन करने के लिए बेसिकली सबस्ट्रेट मिलेगा। ठीक है, अगर स्टमक में फूड नहीं होगा, दैट इज कि स्टमक एम्प्टी होगा, तो एसिड की वजह से जो लाइनिंग है वो और ज़्यादा डैमेज होगी। ठीक है, अवॉइड स्पाइसी फ्राइड फूड्स, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स अवॉइड करेंगे तो स्टमक की जो इरिटेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिट कैफीन, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, एंड अगर हो सके तो उसको ना ही करें तो बेहतर है। इससे क्या होता है, फ्लेयर अप नहीं होता, जो भी कंडीशन है वो और ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई प्रोटीन एंड लो फैट डाइट। देखो, हाई प्रोटीन तो इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उतना ही ज़्यादा न्यू सेल्स बनेंगे, उतना ज़्यादा रिकवरी एंड हीलिंग में बेनिफिट होगा, बट फैट लो रखना है बिकॉज इससे क्या होता है, हीलिंग होती है। नेक्स्ट वी विल सी पेनक्रिएटाइटिस। ठीक है, अब देखो, सबसे बेसिक चीज़ ये समझना, जब भी किसी वर्ड के पीछे आइटिस लगा होता है तो इसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब ये पेनक्रियाज में लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज विच कॉजेज इरिवर्सिबल डैमेज। और ये इरिवर्सिबल डैमेज कहाँ होगा, ऑब्वियसली पेनक्रियाज में होगा। एंड इट इम्पेयर्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इंसुलिन प्रोडक्शन, क्योंकि हमें पता है कि पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर पेनक्रियाज में कोई इन्फ्लेमेशन है तो पेनक्रियाज से निकलने वाले जो भी एंजाइम है, इंसुलिन, ग्लूकागन, ये सब नहीं रिलीज होंगे एंड इनसे जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। सो दिस कुड ऑल्सो हिंडर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसका कॉज समझो कि ये क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल कंजम्पशन अगर बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है। स्टोन्स, स्पेसिफिकली गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं उससे होता है।
हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक्स के थ्रू मिल गया, या सबसे इम्पोर्टेंट ऑटो इम्यून कंडीशन इसकी वजह से भी होता है। ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं? अपर एब्डोमिनल पेन जहाँ पर पेनक्रियाज होता है, फैटी स्टूल्स प्रोड्यूस होते हैं, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, एंड लेटर ऑन कंडीशन में डायबिटीज़ होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है। अब क्योंकि आप समझो, अगर पेनक्रियाज सही से वर्क नहीं कर रहा है ना, तो इंसुलिन एंड ग्लूकागन नहीं प्रोड्यूस हो रहे, जिसकी वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है ना, वो इम्बैलेंस हो जाएगा, उसकी वजह से डायबिटीज होने के चांसेस हैं। ठीक है। डाइट देखो कैसी देनी है, फैट तो एकदम लो रखना है, क्योंकि पेनक्रियाज अगर सही से वर्क नहीं कर रहा है ना, तो डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है। क्योंकि डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, तो भाई फैट को डाइजेस्ट करने में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एनर्जी एंड बहुत ज़्यादा एंजाइम्स एंड प्रोसेसेस लगते हैं। सो दैट इज़ वाई हम लो फैट डाइट देते हैं। प्रोटीन मॉडरेट रखना है, इजिली डाइजेस्टेबल। अभी तक आप समझ गए होंगे, मॉडरेट प्रोटीन यानी कि 1 से 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट देना है। देन कार्ब की बात करें तो मेन कैलोरी सोर्स होता है, तो गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देने हैं, सिंपल कार्ब नहीं देने, बिकॉज उससे ग्लूकोज स्पाइक हो सकता है। सप्लीमेंट्स की बात करें तो अगर इफ रिक्वायर्ड तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स देंगे, विच इज ग्लूकागन और इंसुलिन के शॉट्स, एंड फैट सोल्यूबल वाइटामिन, क्योंकि फैट हम नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, फैट इतना ज़्यादा नहीं है बॉडी में, उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन है विच इज़ कीड़ा, बट दैट इज़ विटामिन के, विटामिन ई, डी, ए, ये चारों अगर ये चारों नहीं मिल रहे हैं डाइट में प्रॉपरली, तो उनको एक्सटर्नली कंज्यूम करना पड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, एंड ये इसमें लास्ट वाली कंडीशन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है। अगेन क्या है, उसको समझने से पहले वर्ड को ब्रेक डाउन करो। अल्सर, वी अगेन नो अल्सर क्या होता है, चाले। कोलाइटिस, कोलाइटिस इज समथिंग रिलेटेड टू कोलोन। कोलोन हमारी कहाँ होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब हम कहाँ बनाऊँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें ये ऐसा होता है कोलोन, जब आपने कभी देखा हो असेंडिंग कोलोन, फिर इसका नाम शायद स्टेगनेंट होता है, देन वी हैव डिसेंडिंग कोलोन। तो एक ये बड़ा सा पार्ट होता है कोलोन का, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है। तो इसमें जब भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलोन। ठीक है। कोरियोनिक इन्फ्लेमेशन, अगेन देखो आइटिस लगा हुआ है तो इन्फ्लेमेशन है। कोरियोनिक इन्फ्लेमेशन, बोवल डिजीज अफेक्टिंग कोलोन एंड रेक्टम, causing ulcer and imitation in the lining of large intestine. So basically जो large intestine है उसमें disruption होगा, और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आईबीडी। आईबीडी एक अलग ही डिसऑर्डर है, ये उसका मैनिफेस्टेशन है। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को कोरियोनिक आईबीडी है विच इज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो उसके कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज़ की। तो देखो कॉजेज़ क्या हैं इसके। नंबर 1, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो सकता है। इट इज़ लाइक वेरी कॉमन नाउअडेज की बहुत सारी बीमारियां ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण हो जाती है। देन जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर म्यूटेशन हो गया तो हो सकता है। इट्स लाइक कि अगर पेनक्रियाज के किसी सेल में म्यूटेशन हुआ तो हो सकता है, सॉरी, कोलोन के। देन इन्फेक्शन, डाइट, स्ट्रेस, ये सभी फैक्टर्स हैं। अब देखो अगर एग्जाम में आएगा ना, एंड अगर सिर्फ बोला है कि एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अल्सरेटिव कोलोन, तो प्लीज इनको एक्सप्लेन कर देना कि क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है। ठीक है। सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम डायरिया विद ब्लड और म्यूकस, ऐसा हो सकता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाएंगे, अर्जेंसी टू डिफिकेट, वेट लॉस, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अब देखो इसका डाइट ना मैंने अलग से नहीं मेंशन किया हुआ है, सॉरी, इसका डाइट मैंने अलग से मेंशन नहीं किया है। जो आपने पेप्टिक अल्सर का डाइट पढ़ा है ना, ये बहुत हद तक वही सेम है, तो वैसे ही बना के लिख देना कि मतलब कंप्लीट सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा सेम होगा कि फ्लूइड डाइट देनी है, फाइबर नहीं देना है, अल्कोहल, कैफीन, इन सबको अवॉइड करना है, लिमिट करना है, स्पाइसी फूड नहीं खाने, फ्राइड फूड नहीं खाने, ये सब चीज़ें दोनों में कॉमन रहेंगी। हाई प्रोटीन होना चाहिए, लो फैट होना चाहिए जिससे कि हीलिंग हो। तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं कॉमन रहेंगे। एक जो एडिशनल चीज़ ऐड हो जाएगी कि फ्लूइड्स देने हैं, एंड लार्ज इंटेस्टाइन पर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं जाना चाहिए, उसके लिए लाइक फाइबर को थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, वी हैव सिलिएक डिजीज, लाइक बहुत ही ट्रेंडी और बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, एग्जामिनर्स का, मेरा नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये हर पेपर में आया है इसलिए बोल रही हूँ। सिलियाक डिजीज, एंड अभी तक मोस्टली हम सभी को सिलियाक डिजीज के बारे में पता ही है, तो मैं मुझे इसका राइटिंग पैटर्न ब्रेक डाउन कर रही हूँ। Celiac disease, it is a chorionic autoimmune disorder triggered by gluten. मैंने ग्लूटेन को एक्सप्लेन नहीं किया, बट जब आप पेपर में लिखोगे ना तो ग्लूटेन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हीट, बार्ले एंड सम स्पेसिफिक कार्ब्स, ठीक है। So chorionic autoimmune disorder triggered by gluten that causes damage to the small intestine lining, impairing nutrient absorption, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि ग्लूटेन से ट्रिगर हो रहा है, इस ट्रिगर की वजह से डैमेज होगा, किसे, स्मॉल इंटेस्टाइन को होगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को, एंड जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाएगा, बिकॉज वी नो कि जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज की। क्या कॉजेज क्या होता है? जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, जेनेटिक्स के थ्रू हो सकता है, ग्लूटेन इंजेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी को ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, टॉलरेट नहीं हो रहा एंड वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसको सिलियाक डिजीज हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? डायरिया, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, अनीमिया, फटीग, मैल एब्जॉर्प्शन, वेट लॉस, एंड अगर किड्स की बात करें तो किड्स में डिलेड ग्रोथ भी हो सकती है, यस, सिलियाक डिजीज की वजह से, ठीक है। डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें तो देखो सबसे की रूल है जीएफडी डाइट। जीएफडी डाइट मतलब ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है, स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट होगी। और क्या क्या अवॉइड करना है? वीट, बार्ले, मैदा, राइस, सूजी, बिस्किट्स, ब्रेड, ये सब कुछ अवॉइड करना है। क्या क्या इंक्लूड करना है? देखो, ग्लूटेन के ऐसे फूड सब्सटेंसेस जिसमें ग्लूटेन होता है उनको छोड़ के बाकी सब खा सकते हैं, बट यूजुअली ग्लूटेन कार्ब्स में ही होता है। तो कौन से कार्ब्स ऑप्शन अवेलेबल है? वो है राइस, कॉर्न, बाजरा, ज्वार, और जो भी ग्लूटेन फ्री ओट्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, ये सभी। मिल्क की बात, मिल्क तो खैर ले सकते हैं, उसमें ग्लूटेन नहीं होता। सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्स आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12, ये सभी सप्लीमेंट्स होते हैं। अब देखो ट्रेसेस, इवन थोड़ा भी ग्लूटेन नहीं देना है, बिकॉज इसकी वजह से डैमेज हो सकता है। सिलियाक डिजीज अगर हीलिंग हो रही थी तो वापस से वो फ्लेयर अप हो सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है और भी डेंजरस फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव liver cirrhosis. Liver cirrhosis is progressing scarring of liver tissue due to chronic liver damage which impairs liver function, ठीक है। लिवर फंक्शन इम्पेयर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोग्रेसिव स्कारिंग हो रही है लिवर टिश्यू में, मतलब लिवर टिश्यू में फाइब्रोसिस हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? लिवर के सेल्स डैमेज होते हैं। अब कॉज की बात करते हैं तो कोरियोनिक अल्कोहलिज्म, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से होता है ये। हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये दोनों सेक्सुअल फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस होते हैं, इसके अलावा जो ए एंड डी होते हैं उनसे नहीं होता, बी एंड सी से होता है। देन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है किसी को तो उसे लिवर सिरोसिस होने के चांसेस है। सिम्टम्स की बात करें तो फटीक, वीकनेस, जॉन्डिस, एडीमा, अमोनिया बिल्डअप, क्योंकि लिवर एंड प्रोटीन का रिलेशन है, तो अगर लिवर इम्पेयर है या सही से फंक्शन नहीं कर रहा है तो अमोनिया का बिल्डअप होना कॉमन है, ठीक है। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया, इफ अगर किसी को थोड़ा कंफ्यूजन है तो एक्सप्लेन कर लियो। नेक्स्ट बात करेंगे डाइटरी मैनेजमेंट की। देखो फोकस, पहले हम देखेंगे कि हम इस न्यूट्रिएंट पे फोकस कर रहे हैं, क्या क्या उसकी गाइडलाइंस होंगी। प्रोटीन मॉडरेट देना है, सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा अगर हम सोडियम बहुत ज़्यादा देंगे तो। जस्ट 2 ग्राम पर डे। फ्लूइड की बात करें, रेस्ट्रिक्ट करना है। कैलोरीज, हाई कैलोरी डाइट देनी जिससे कि मसल वेस्टिंग ना हो, इसलिए हम हाई कैलोरी डाइट देंगे। एनर्जी डेंस फूड्स देंगे, ठीक है। वाइटामिन की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स देना है, क्योंकि हम फ्लूइड बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, तो जो बी कॉम्प्लेक्स तो वाटर सोल्यूबल है, तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन देने हैं उसके सप्लीमेंट्स। इसके अलावा कीड़ा, दैट इज़ फैट सोल्यूबल के सप्लीमेंट्स भी इफ़ पर्सन को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो उसे देंगे। अल्कोहल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, विच इज़ न्यूट्रिएंट ड्रग इंट्रैक्शन। इट रेफर्स टू हाउ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और इफेक्टिवनेस, वाइस वर्सा। मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट है वो ड्रग को, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, उसके मेटाबॉलिज्म को, उसकी
इफेक्टिवनेस को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। एंड सेम विद ड्रग, कि ड्रग कैसे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और इफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन। अभी न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव एग्जांपल कि किस तरीके से जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं उनको किन फूड कॉम्बिनेशन के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, या फिर कभी कभार किसी न्यूट्रिएंट के कंजम्पशन से ड्रग का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। ठीक है, अब देखो की पॉइंट्स। टाइमिंग ऑफ मेडिकेशन वर्सेस मील इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सर्टेन ड्रग्स में इंटरफेयर विद न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और इट्स लॉस को बढ़ा देते हैं न्यूट्रिएंट के। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज कंसीडर पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग करना चाहिए कि हाँ, मैं ये पर्टिकुलर जो मेडिसिन है वो मैं किस फूड के साथ लूँ या कितने टाइम पे लूँ। यही रीज़न होता है कि डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि आपको पर्टिकुलर मेडिसिन इस टाइम पे लेना है, इस खाने के इतने देर बाद लेना है, इतना पहले लेना है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स की बात करते हैं। नंबर वन इज डायरेटिक्स। डायरेटिक्स अगर हम फूड के साथ कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे क्या होता है ना, लॉस ऑफ पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो वी शुड मेक श्योर कि हम अगर कोई पोटेशियम या मैग्नीशियम रिच फूड खा रहे हैं तो उसके साथ में डायरेटिक्स ना ले, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें तो एपेटाइट बहुत बढ़ जाती है, जिससे कि वेट गेन होता है, ब्लड शुगर स्पाइक्स होते हैं। थर्ड इज एंटीकोगुलेंट, जिसका एग्जाम्पल भी है वारफेरिन। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर हम एंटीकोगुलेंट लेते हैं तो जब हम विटामिन के रिच फूड्स खाते हैं तो उससे ड्रग का जो एफिशिएंसी होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मेटफॉर्मिन। इसके लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है। देन वी हैव टेट्रासाइक्लिन्स, जो कि डेयरी के साथ इसका हिंड्रेंस होता है। अगर हम डेयरी कंज्यूम करें और साथ के साथ टेट्रासाइक्लिन्स कंज्यूम करें तो इसका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो टेट्रासाइक्लिन्स के साथ बाइंड कर लेता है एंड जो इसका वर्क होता है वो परफॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके बाद ना एक और छोटा सा वीडियो है, उसमें कुछ बहुत बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, वो लाइक 2 और 3 मार्क वाले हैं, वो देख लेंगे। देन वी आर डन विद इट। फिर आप इनको रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। एंड इसके अलावा अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है सो यस, दे आर फ्री टू रीड। पूरी किताब पढ़ लो, मेरा कुछ नहीं जाता है, जस्ट कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर दिए। आप एक बार पहले इन्हें पढ़ लेना, बिकॉज ये हाई वेटेज है, इससे आपका मार्क्स बिल्डअप हो जाएगा। बाकी फिर आप रात भर बुक पढ़ो बैठ के, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। बट प्लीज़ अपना ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि पढ़ते पढ़ते आप अपनी सेहत खराब कर लो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।